बाकी बच्चे भी, एक्सक्यूज मी, अनिशा के अलावा बेटा बाकी बच्चे भी। ठीक है। ओके। अच्छा जी, देखिए, टुडे इज द फर्स्ट क्लास, और सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द पेपर, पेपर स्ट्रक्चर, पेपर सिलेबस, और फिर उसके बाद जो हम चीजें स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ये मार्च में कोई ना कोई एग्जाम्स दिए? कोई भी नहीं दिया? 6, 7 वगैरह कोई ना कोई अटेम्प्ट किए होंगे ना? तो इसका मतलब आप लोगों को आइडिया तो है कि एग्जाम्स सीबी फॉर्मेट में किस तरीके से होते हैं, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, अब जो है आप लोग को ये भी पता है कि केस ओटीक्यूज क्या है और एमसीक्यूज क्या है, यस और नो? ठीक है। अच्छा बच्चों, देखो, सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न, उसके बाद सिलेबस, और फिर उसके बाद पढ़ाई जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये, इट्स अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और आपका जो पेपर फॉर्मेट है, पेपर फॉर्मेट सीबी पर है, हम सबको पता है। सर, यहां पर आपके पास 3 सेक्शंस है। सेक्शन ए, आपके इस पेपर पीएम में 3 सेक्शंस हैं, एमसीक्यूज वाले, केस ओटीक्यूज वाले, और फिर आपके पास सीआरक्यूज, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट है सेक्शन ए। सेक्शन ए में बेटा आप लोगों के पास आते हैं 15 ओटीक्यूज। 15 क्या? अच्छा, एमसीक्यूज नहीं, ओटीक्यूज बोला जाता है इसे। मैंने केस ओटीक्यू नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है? ओटीक्यू। ओटीक्यू का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। बेटा एक है आपके पास 2 नंबर की, और कुल मिलाकर आपके पास कितने मार्क्स हो जाते हैं? 30। अच्छा, अब ये जो बेटा आपके पास ओटीक्यूज है ना, ये होते हैं आपके पास 7 डिफरेंट टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 7 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो सब आपको पता है। जिसमें से मिसाल के तौर पे एक आ जाती है आपके पास एमसीक्यू। एमसीक्यू इज ऑल्सो ओटीक्यू। फिर आपके पास आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स, नहीं तो टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। सर, आपके पास इसमें ब्लैंक्स भी आ जाती हैं। क्या आ जाती है? ब्लैंक्स, जिसमें फिगर इंसर्ट करनी होती है। सर, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी आ जाता है, वो चीजों को मैच करने के लिए। इन सब को कहा जाता है ओटीक्यूज। अच्छा, केस ओटीक्यू नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सिंपल ओटीक्यू। इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, यानी कि यू कैन सेफली अज्यूम कि 15 आपके पास क्या है? एमसीक्यूज, ठीक है। ये हो गया सेक्शन ए। उसके बाद आपके पास है बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास आ जाती हैं 3 केस ओटीक्यूज। लफ्ज क्या लिखा बेटा? केस ओटीक्यूज। व्हाट इज केस ओटीक्यू? यू आर हैविंग अ केस स्टडी, और उस केस स्टडी से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज होते हैं, तो 5 2 10 हो गए, ठीक है। यानी कि जो एक केस है आपके पास, जो एक केस ओटीक्यू है वो आपके पास कितने मार्क्स के बेटा? 10। सो 3 केस ओटीक्यूज जो कि आपके पास 10 मार्क्स, ये आपके पास कितने हो गए बेटा? इसका मतलब 60% आपका जो पेपर है वो किस पैटर्न पर डिजाइंड है? एमसीक्यूज स्टाइल पे, या फिल इन द ब्लैंक्स स्टाइल पे। यानी कि ये वो पैटर्न है जो आप लोगों ने MA1, MA2, F1, F2, F3 वगैरह में इस तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है। 60% ऑफ द थिंग्स बताता हूं कौन कौन से एरिया से आते हैं। और फिर उसके बाद है बेटा आपके पास सेक्शन सी। इसमें आपको मिलेंगे 2 CRQs। क्या मिलेंगे भाई? 2 CRQs। और जो 2 CRQs हैं, एक CRQ कितने मार्क्स का होगा आपके पास?
20, तो यहाँ हो जाएंगे आपके पास 40, कुल मिला के आपके पास हो गए 100। अच्छा, जो 2 CRQs है दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि आपको स्प्रेडशीट और वर्ड पे करने होंगे, कैलकुलेशंस एंड थ्योरी रिस्पेक्टिवली। अच्छा अच्छा, अब उसमें क्या सिलसिला है, ये जो 20 मार्क्स हैं, ये 20 मार्क्स की कोई एक रिक्वायरमेंट नहीं है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरह करके 2-3 रिक्वायरमेंट्स। लेकिन समटाइम्स देयर आर क्वेश्चंस जिसमें एक ही रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर की, 20 मार्क्स की। सर ऐसा क्या चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले बच्चों जरा इस पेपर स्ट्रक्चर को कॉपी कर लें। ऑनलाइन बच्चे बेटा, जो अभी ज्वाइन किया जिन लोगों ने, जस्ट अ पेपर फॉर्मेट, और मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, थोड़ी देर में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जी डन, ओके। अच्छा बेटा, ये तो हो गया आपके पास पेपर फॉर्मेट। अब हम आ जाते हैं आपके पास पीएम के सिलेबस पे। अच्छा देखिए, मैं चैप्टर्स डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, आपके पास सिलेबस। जिस तरीके से होता है ना आपके पास बीपीपी की बुक में, वो सेक्शन वाइज होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो वो सारे जो आपके पास एरियाज है वो एसीसी ने डिफाइन किए हुए हैं। खैर एनीवेज, अच्छा बेटा, आपके पास जो पीएम का सेक्शन है, उसमें है आपके पास सबसे पहला पॉइंट एरिया 1, दैट इज आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर है आपके पास, पहले लिखते जाए, उसके बाद ना एक एक एरिया को डिस्कस करते हैं, फिर हम चीजें जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। बेटा देन यू हैव पीपल हैव एरिया 2, विच इज कॉस्टिंग टेक्निक्स। फिर है आपके पास एरिया 3, जो है आपके पास डिसीजन मेकिंग। एरिया 4, बजट कंट्रोल वेरिएंसेस। एरिया 5, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अच्छा, आपको 6th एरिया भी नजर आएगा, वो मैं लिख नहीं रहा, वो आपके एसीसी के हर पेपर में है, और उसका नाम है आईटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। वो कोई एग्जामिनेबल कंटेंट नहीं है, उसमें सिर्फ ये बताया कि एग्जाम विंडो कैसे होती है, कहाँ पर क्लिक करना है, एग्जाम कैसे ऑपरेट करना है, वो चीज है। लेकिन टॉपिकल एरियाज ही है ना। एक मिनट, एक मिनट, ये रखो, देख लो पूरे हो गए।
हैंडआउट्स हो गए ना पूरे, एक्स्ट्रा रिमेनिंग वही रख दो। आप लोग को मिल गए लास्ट में। हैंडआउट दिखा। चलिए जी, एक्सक्यूज मी बेटा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस को। और एक्सक्यूज मी, सिलेबस को डिस्कस करने के बाद है ना, आपको ऐसा लगेगा कि सर हमने 30 to 35% ये पेपर तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर पेपर का डिफिकल्टी और कॉम्प्लेक्स लेवल, फिर हम जरा हैंड आउट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा जरा इधर इधर फोकस कीजिएगा, एक्सक्यूज मी। अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, सिलेबस। जैसे अच्छे 5 चैप्टर्स नहीं है, जैसे इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं, इसके अंदर भी 5 चैप्टर्स हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर्स, ये आपके पास सेक्शंस है। वालेकुम सलाम। तो अब देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट, 1 2 3 4 5, आपके पास 5 एरियाज है सिलेबस के। मैं सबसे पहले डिस्कस करने से पहले एक चीज बता दूं, वो आप लिख लीजिएगा साइड पे, यहां पर और यहां पर। चेक करो पेपर फॉर्मेट में कितने CRQs हैं। जी बेटा, पेपर फॉर्मेट में चेक करो कितने CRQs हैं। 2 2 CRQs हैं। जब से ACCA ने पेपर F5 लॉन्च किया है दिसंबर 2007 में, तब से लेकर अब तक एक CRQ यहां से आता है। कहां से? परफॉर्मेंस से। पेपर का नाम क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये सेक्शन का नाम क्या है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर सवाल ना है, ठीक है। यानी इस एरिया से आपको बेटा क्या मिलेगा? एक CRQ, जो कि आपके पास कितने नंबर आ जाते हैं इसके? 20 मार्क्स। यस। दूसरा CRQ पता नहीं, कहीं से भी आ जाएगा, किसी भी एरिया से, किसी भी टॉपिक से आ जाएगा, वो नहीं कुछ कह सकते। हाँ, एक CRQ बेटा आपको कहां से रिसीव होगा? PM से। नंबर 2, जरा आप पेपर फॉर्मेट में आओ। कितने केस OTQs हैं? 3। बाकी 2 का तो पता नहीं है। एक यहां से आ जाएगी, यानी कि कितने नंबर? आई बात समझ में? MCQs कितनी चेक करो, कहां से आएंगी? पूरे कोर्स में से। कितनी केस OTQs है? 3। एक कहां से आएगी? इसके अंदर भी 5 टॉपिक्स हैं, मुझे नहीं पता 5 में से कौन सा आ जाएगा, लेकिन अच्छा, बाकी की जो 2 केस OTQs हैं, दैट कैन बी एनी टॉपिक, ठीक है। उसके बाद CRQs कितने आपके पास? 2। एक CRQ कहां से आ रहा है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट से। दैट्स नथिंग, ठीक है। अब बच्चों में अच्छा, ये बताने का मकसद पता है क्या है, कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, अपना रिवाइज जब करना शुरू करेंगे, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो सेक्शन आप करोगे वो कौन सा होना चाहिए? कॉस्टिंग टेक्निक। और हम अभी पढ़ना भी यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा, एनीवेज, पहले बेटा एक्सक्यूज मी, सबसे पहले काम ये कर रहे हैं, हम इस पूरे 5 के 5 एरियाज को जो है ना, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन एरियाज में आपके पास क्या क्या चीजें हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, बजट से। इधर जरा फोकस कीजिएगा। बजट्स के अंदर आप लोगों ने बेटा बचपन में टॉपिक्स पढ़े बजट में, F2 में मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम याद दिला रहा हूं। फिक्स बजट, एक और क्या होता है? फ्लेक्स बजट, बजट की थ्योरीज है यहां पर एज इट इज मौजूद है। फर्क पता है क्या था? आप F2 में जब फिक्स और फ्लेक्स बजट बेटा पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था? MCQs। यहां पर क्या आ जाएंगे? MCQs, केस OTQs, या इवन CRQ। मतलब पेपर F5 में आपको CRQ बजट से भी मिलेगा, आ सकता है बिल्कुल। पास पेपर्स में है, हम क्लास में कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें और एक टॉपिक है जो कि आप लोगों ने F2 में पढ़ा है, बच्चों को बड़ा बोरिंग सा लगता है, अजीब सा, टाइम सीरीज एनालिसिस। याद आ रहा है? वो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। सुबह सुबह कैसे नाम मैं आपसे ले रहा हूं, बढ़िया है, यही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने F2 में एक और चीज पढ़ी थी, वेरिएंसेस। नेम एनी वेरिएंस। मटेरियल, मटेरियल प्राइस यूजेज, लेबर रेट एफिशिएंसी,
जो F2 में आपने पढ़े हैं बेटा, जो F2 में आपने पढ़े, दैट इज कॉल्ड बेसिक वेरिएंसेस। क्या बोलते हैं इसको? F5 में PM में वो बेसिक वेरिएंस तो है लेकिन एडवांस है। एडवांस कैसे, मैं आपको एग्जांपल दूं। अज्यूम करता हूं कि वेरिएंस की एक केस और TQ आई है, तो बेटा वेरिएंस की केस और TQ में कितने MCQs होंगे? 5। शायद एक बेसिक होगा, बाकी 4 क्या होंगे आपके पास? एडवांस। जैसे मैं आपको नाम ले लेता हूं, अभी तो उसके बारे में आपको पता नहीं है। अच्छा, बजट में और भी चीजें हैं जो F2 में पढ़ा था ना आपने, फिक्स और फ्लेक्स बजट, उसके अलावा और भी चीजें मौजूद है। ठीक है, वो जब आएंगी तब की तब आएगी। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल के वेरिएंस के नाम लो, कौन कौन से? प्राइस और, ये बेसिक है, साइड पे रखो। यूजेज वेरिएंस पे आओ। यूजेज वेरिएंस मजीद स्प्लिट डाउन होगा मिक्स और यील्ड वेरिएंस में। किसमें? मिक्स और, खैर वो एक अलग स्टोरी। प्लानिंग ऑपरेशनल वेरिएंस, तो यहां पर आपके पास एक अलग सिनेरियोस के वेरिएंसेस आएंगे। लेकिन अगेन वो एडवांस वेरिएंस भी जो है वो बेस किस पर कर रहे होंगे? बेसिक पे। तो बेसिक वेरिएंस पहले आना जरूरी है, तो मैं सबसे पहले बेसिक वेरिएंस को रिवाइज कराता हूं, उसके बाद आगे। ठीक है, अच्छा अब आप बेटा यहाँ पे इस वाले एरिया में क्या ये आप लोगों ने F2 में पढ़ा हुआ है, F2 की बुक में है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। खैर ये अभी हमने स्टार्ट करना है, तो उसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता, अभी हमने शुरू पढ़ना ही ऐसे करना है। अब इधर आ जाओ बेटा, ये ये क्या लिखा हुआ है? डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 5। देयर आर 5 चैप्टर्स इन दिस सेक्शन। लेकिन हम इस सेक्शन में ना चैप्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से, जितना मैं समझता हूँ आप अभी इस वक्त हैंडल कर सकते हो। आपने MA2 में, F2 में नहीं, एक टॉपिक पढ़ा था लिमिटिंग फैक्टर। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स है, 1000 kg चाहिए, है नहीं, सिर्फ 800 है, तो इस 800 में गुजारा करना है। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान कहते हैं इंग्लिश में, तो वो यहाँ पर मौजूद है। यू हैव स्टडीड CVP, कुछ याद आ रहा है? क्या होता है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस, मेक और बाय, रेलिवेंट कॉस्टिंग, सब यहाँ पे मौजूद है। सेक्शन का नाम क्या है? डिसीजन मेकिंग। यानी कि आपको ऑफिस की जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करनी। इसमें एक चैप्टर है हल्का सा इकोनॉमिक्स का। इसका पढ़ी भी आपने कहाँ पे? F1 में, पेपर F1 में, FPD में, वो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, लॉ ऑफ डिमांड, उस किस्म की चीजें। तो सर हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ेंगे? नहीं, हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे। पेपर सॉरी, ये सेक्शन का नाम क्या लिखा बेटा, जरा बताइएगा। आपको फैसला करना, मिसाल ये प्रोडक्ट मैं 10 रुपए की बेच रहा हूँ और मैंने सोचा नहीं यार मैं इसको 15 रुपए की कर देता हूँ, तो ये मेरे मैनेजर ने मुझे बोला सर आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो जाएगी। सोच समझ के फैसला करना, इसका मतलब एक फैसला करने वाले को, आई मीन डिसीजन मेकर को, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना। सो देयर इज अ चैप्टर, इतनी डिटेल में इकोनॉमिक्स नहीं है, और भी है डिफरेंट चीजें इसके अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है? परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आई कॉल इट अ बैकबोन ऑफ द पेपर। एग्जाम के लिहाज से भी, क्योंकि उसमें से एक क्या है? एक CRQ है। और वैसे अगर टॉपिकल वाइज भी देखा जाए, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बात करते हैं कैसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है ना। पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप लोगों ने ये इसमें 6 अलग अलग तरह के टॉपिक्स, कितने तरह के? 5 आपने पढ़े हुए F2। यानी कि इफ आई कैन कंक्लूड कि F2 का परफॉर्मेंस मेजरमेंट एज इट इज है, प्लस थोड़ा सा एडिशनल है। लेकिन फर्क पता है क्या है? F2 में आपको क्या आता था? MCQ 2 नंबर की, यहाँ पे 0 का फर्क है, लॉट ऑफ डिफरेंस। वहां पर एक MCQ आती होगी, यहाँ पर आपके पास क्या है? CRQ, वो भी टाइप करने का, वो भी आपके पास कैलकुलेशंस का। एनीवेज मैं आपको थोड़े से टॉपिक्स याद दिला दूं, थोड़े से, ज्यादा नहीं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में यू हैव स्टडीड रेशोज। F2 में रेशोज पढ़े, नेम देम। GP, NP, इस किस्म के रेशोज। ROI, RI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल इनकम, बैलेंस स्कोर कार्ड। हाँ क्या चीज? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, याद नहीं है आपको? अच्छा एक और ये भी था, ये क्या लिखा है? एक सही, ये VFM, व्हाट इज दिस? इसमें 3 चीजें आती हैं, 3 E's, इकोनॉमी,
एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, बस सर सिर्फ नाम आता है, डिस्क्रिप्शन आती है नहीं सर वो आप बताएंगे, ओके। अच्छा, इसके ऊपर भी बेटा आपके पास सिनेरियोज मौजूद है। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं, बट अगेन हमें बेसिक से रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके एमसीक्यूज नहीं हैंडल करनी बेटा, इसमें क्या हैंडल करना है, सीआरक्यू, हाउ टू राइट, उसका कैलकुलेट कैसे करो, इंटरप्रिटेशन कैसे। और खैर एक आधा टॉपिक और भी है जो कि नया, जो कि आप इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते। और लास्ट में सबसे पहला सेक्शन ये क्या, आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हाट इज आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम? देखो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। आज के दौर में, बल्कि हर दौर में, पुराने नए हर दौर में, क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती आई है? पुराने दौर में क्या था, इंटरनेट नहीं था, तो मैंने आपको रिपोर्ट दी, आप उसको आगे रिपोर्ट दे देना, यस और नो। अभी इंटरनेट है, आपके पास नेटवर्क सिस्टम है। हर ऑफिस में, इधर सुनना, हर ऑफिस में कॉस्टिंग करने के लिए, फैसले करने के लिए, बजट वेरिएंस निकालने के लिए, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन की। और इंफॉर्मेशन मुझे कौन देगा, जूनियर, सीनियर, कस्टमर, सप्लायर, कोई ना कोई शख्स देगा। तो बोला सर ये मैनुअल सिस्टम में किधर जाते हैं, आईटी के जरिए से इंफॉर्मेशन का एक सिस्टम बनाते हैं जिससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके। क्या हो सके, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एंड कॉमन एग्जांपल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से एमसीक्यूज तो आती ही आती है। एक एरो मार के लिख दीजिएगा, मे बी, मैं लिख रहा हूं मे बी, सीआरक्यू नहीं आएगा, मे बी पार्ट ऑफ सीआरक्यू, मतलब पूरा 20 नंबर का सवाल नहीं होगा। हो सकता है 20 नंबर में से 4 5 6 नंबर की क्या आ जाए, एक छोटी सी डिस्कशन। लेट मी गिव यू अ वेरी सॉरी, लेट मी गिव यू वेरी सिंपल एंड कॉमन एग्जांपल। बेटा व्हेन वी रिचार्ज आवर सिम कार्ड, तो क्या मैसेज आता है, थैंक यू फॉर लोडिंग इतने इतने पैसे, हाँ या ना? व्हाट इज दिस, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्या यूफोन में एक बंदा बैठा है कि जब हारिस हनीफ लोड करेगा तो मैं उसको मैसेज करूंगा? ये क्या है, ऑटो जनरेटेड सिस्टम है। आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करो, एटीएम यूज करो, क्या आपके मोबाइल पे मैसेज आता है? व्हाट इज दिस, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बैंक मुझे इंफॉर्म कर रहा है कि आपके अकाउंट से इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, यूफोन वाला मुझे इंफॉर्म कर रहा है कि भाई तुमने इतना कार्ड रिचार्ज किया, यस और नो। लेकिन वो इंफॉर्मेशन मुझ तक कैसे पहुंच रही है, एक सिस्टम के तहत, यूजिंग व्हाट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरह ज्यादा दूर नहीं जाए, इधर टीएसए में एग्जांपल रखें। आप लोगों के पोर्टल आईडीज होते हैं। अच्छा, अभी वैसे हम बात करें तो देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ या ना, वो तो एक पोस्ट करने की देर होती है व्हाट्सएप पे कि भाई क्लास है, कैंसिल है, कब है, कुछ भी है। लेकिन अगर व्हाट्सएप ग्रुप को इग्नोर करो, क्योंकि उसमें भी मैनुअल होता है, यहाँ का भी सिस्टम है ना ये कॉलेजेस का। जब सर फहीम आपकी क्लास पोस्ट करते हैं सुबह 9 से 11 पोस्ट की, तो क्या एक एक बच्चे के आईडी में जाके पोस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इट टेक्स जस्ट अ मिनट फॉर हिम, उसने अपनी आईडी खोलनी है, क्लास लॉगिन करनी है, रूम नंबर G1 9 से 11, वो जो भी आपका सेक्शन है, PM जून 2024, बच्चे एनरोल जितने भी है, सिर्फ क्लिक करना है, 1 मिनट की कहानी। ऑटोमेटिकली, ध्यान से सुनना, ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे चला जाता है, ऑटोमेटिकली बच्चों के पोर्टल पे चले जाता है, और ऑटोमेटिकली टीचर के मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, व्हाट इज दिस, ये हो क्या रहा है, इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है ना। एंड सिमिलर विद द क्लास कैंसिलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि यार आज क्लास कैंसिल करना, उन्होंने जस्ट जाकर क्लास कैंसिल पर क्लिक करना है, सबमिट करना है, ऑटोमेटिकली बच्चों को क्या आ जाएगा, मैसेज, और एक स्टैंडर्ड मैसेज आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, सिस्टम एक बना हुआ है ना, सिस्टम बना हुआ है, किस जरिए से, आईटी के जरिए से, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप लोगों ने F2 में F1 में एक टर्म पढ़ी थी, बिग डाटा है, वो सब डाटा, और MIS EIS, ये सॉरी F2 में कहा जा रहे हैं, MA1 के अंदर था बेटा, ये इस किस्म की चीज है। ये कुछ याद आ रहा है? नहीं सर, मैं कौन हूं, मैं कहा हूं वाली फीलिंग तो नहीं आ रही। ये क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सुनो, इन सब चीजों को खैर छोड़ें, सर ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब चीजें क्या है, दीज ऑल आर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब बेटा यहां पर ये तो हो गया आपके पास सिलेबस डिस्कशन। अब एक आखिरी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम जो है ना वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इधर जरा देखिएगा। हाँ जी,
मतलब इसके अंदर 6 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, 6 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो तो टॉपिक्स मैं आपको जब बताऊंगा ना, ठीक है। अच्छा जी, अब आते बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुना है पेपर पीएम मुश्किल है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, सुना है ना? सुना है ना कहीं किसी ना किसी अखबार में आया होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ क्या है बेटा। पीएम जो है ना वो डिफिकल्ट पेपर नहीं है। हाँ सीरियसली, ये ज्यादा डिफिकल्ट है, मोर डिफिकल्ट है। अरे डिफिकल्ट है ही नहीं, मोर डिफिकल्ट भी नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या है ये पेपर, थोड़ा सा क्या है, मैं आपको जरा फर्क बताऊं दोनों में क्या है। डिफिकल्ट क्या होता है तो तर्जुमा हो गया ना। होता क्या है डिफिकल्ट? जो समझ नहीं आता। सुनो, जो क्या होता है समझ ही नहीं आ रहा, वो डिफिकल्ट है। कॉम्प्लेक्स पता है क्या है? कॉम्प्लेक्स वो है जो आपको समझ आता है फिर भी समझ नहीं आता, ये होता है कॉम्प्लेक्स। अब इसकी ये क्या चीज है सर, मैं आपको ना सबसे पहले टेक्निकल चीज बता दूं। स्टूडेंट का माइंडसेट, इस पेपर का लेवल और बच्चों का स्टिल माइंडसेट, तो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। कैसे? पीएम या कोई भी पेपर स्किल्स का या एसीसी का मुश्किल नहीं है, सीरियसली आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको एक मिसाल दूं, आप लोगों ने एफडी क्लियर किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने 6-7 कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, ये सुनो। आपने अटेम्प्ट किया हुआ है या पास किया हुआ है, आपने 6-7-8 पेपर्स ओवरऑल एसीसी के पढ़े हुए। सो दैट मीन्स आप बच्चे नहीं हो, ठीक है। आपको चीज समझ आती है तभी आप इस लेवल पे पहुंचे हो ना। कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है, मैं आपको भी ये चीज जरा एक्सप्लेन करता हूं बेटा। सबसे पहले ना इस कॉम्प्लेक्स को बताने से पहले एक चीज, बच्चे F5 को, आपने मेजोरिटी ने कौन से पेपर्स पढ़े हैं? 7 और 6 पढ़ा है। चलो एक मैं उधर से मिसाल दे रहा हूं, सुनो। मोस्टली जो स्टूडेंट्स है ना वो F5 को कंपेयर कर रहे होते हैं F7 से और F6 से। हाँ कंपैरेटिवली मैं कहूंगा मुश्किल है। उसकी रीजन जरा सुने। सबसे पहले मैं आपको F7 के बारे में बताता हूं, सुनना बेटा। F7 इज आ रूल बेस्ड पेपर, राइट? व्हाट इज रूल बेस्ड? IS 16 पढ़ा है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके अंदर रूल्स हैं, 6-7-8-10-12 रूल्स हैं, आया ना? IS 38 पढ़ा है सर, रिसर्च को एक्सप्रेस करेंगे, डेवलपमेंट क्राइटेरिया के रूल्स हैं। IS 2 के रूल्स हैं, ये सुनो। IFRS 15 के 5 पॉइंट्स हैं, उसके रूल्स हैं, खत्म। आपने हर केस में वो रूल्स को अप्लाई करना है, ये सुनो। इसी तरह बेटा पेपर F6 में अपना दिमाग नहीं लगाना होता, उसमें भी कई तरह की इनकम है ना, कॉर्पोरेशन, इनहेरिटेंस, ये वो वगैरह। उन्होंने टैक्स वालों ने भी आपको क्या दिए हैं? रूल्स दिए। तुम्हें सिर्फ रूल्स याद रखना है यार, ये 100 रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल इतने पैसे होंगे, 1000 रुपए तक की इनकम होगी तो 1% टैक्स है, उससे ऊपर होगी तो, ये आपको याद रखना सीरियसली। These two papers are totally what? Rule based papers and you have to remember the rules. वही चीज आपको अप्लाई होती है। अगर मैं आपको बोलूं F7 में कि बेटा कंसोलिडेशन का सवाल है तो आपने सबसे पहले गुडविल निकालनी है। गुडविल का भी एक फॉर्मेट है, कैसा नो, स्ट्रक्चर्ड है, फॉर्मेट है, याद रखना है, उसमें इतना वो नहीं है। अब आ जाते हैं पेपर F5 पे। F5 जो है ना बेटा पेपर, ये आपके पास हर डिफरेंट तरह का क्या है, मैं आपको अभी बताता हूं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट्स फीडबैक, बहुत सारी क्लासेस में हमेशा। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक उठाता हूं, वेरिएंस। मैं आपको जब एडवांस वेरिएंस पढ़ाऊंगा ना, आप लोग ये आसान है, और बाकी आसान है। फिर मैं आपको उसका एक सवाल कराऊंगा, आप बोलोगे आसान है, ऐसे कहते हैं मुश्किल है। फिर मैं आपको दूसरा सवाल दूंगा, बोलूंगा खुद ट्राई करो, तुमसे हो जाएगा, आसान है। फिर जब आप तीसरा सवाल ट्राई करोगे वो आपसे होगा ही नहीं। टॉपिक वही है बेटा, ध्यान से सुनो। टॉपिक क्या चेंज हुआ है? सिनेरियो। अब यहां पर F5 की टेक्निकल चीजें स्टार्ट होती है जो रूल नहीं है, जो क्या नहीं है, हर सिचुएशन के हिसाब से आपने उस टॉपिक को उस सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है, एडजस्ट करना है। और इधर रूल नहीं लगेगा, इधर लगेगा ये क्या लिखा हुआ है, दिमाग लगेगा। बच्चे ये नहीं लगाते, पता क्या लगाते हैं, सर शॉर्टकट बताएं 50 आ जाए, क्या आ जाए 50। मुझे कई मैसेज आते हैं, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ,
तो मुझे क्या पता है यार, इंपॉर्टेंट पेपर में क्या आएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ कि बेटा ये सवाल आएगा? कोई भी टीचर नहीं बोल सकता। एक सबसे पहला पॉइंट पता है क्या है? यहाँ पर लगता है दिमाग, ये यहाँ पर एक इशू है। डू यू पीपल हैव दिस ब्रेन? है बहुत सारी जगहों पे ना बेटा, यहाँ पर आपके पास F5 में ये भी लगेगा। क्या लगेगा? बट वी हैव नॉनसेंस। मसला सारा ये है, सेंस यूज नहीं करनी। पता है क्या है? एक टॉपिक है, मैं आपको वो टॉपिक किताब में जैसे लिखा बताऊंगा, किट के सवाल कराया, वही टॉपिक पेपर में किसी डिफरेंट तरीके से आ जाएगा। किस तरीके से आ जाएगा? डिफरेंट तरीके से। ये भी 2-3 दिन पहले एक बच्चे ने मैसेज किया था, एक सवाल था, उसको समझ नहीं आ रहा था, वो था ब्रेक इवन का। कुछ फॉर्मूला याद है ब्रेक इवन का आपको? क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट्स आ जाएंगे। इस तरह के सवाल आते थे MA2 में। आपने डिवाइड किया, आंसर आया, कॉलर ऊपर, आगे बढ़े, ऐसा ही होता था। इधर ऐसा नहीं है भाई। अब पता है क्या उस सवाल में था? उस सवाल में उसने ब्रेक इवन यूनिट्स दिए थे, ये दिया था, क्या निकालना था? फिर इस कंट्रीब्यूशन से सेलिंग प्राइस निकालनी थी और प्रॉफिट मार्कअप निकालना था। सवाल टॉपिक किस चीज का था? ब्रेक इवन का। उसने क्या पूछ लिया? सीधे के बजाय डिफरेंट रिवर्स वर्किंग पूछ ली। और रिवर्स वर्किंग भी ये नहीं, कंट्रीब्यूशन से क्या निकालना था, और उस सेलिंग प्राइस से वो माइनस करने के बाद X% प्रॉफिट मार्कअप निकालना था। क्या निकालना था? वो इतनी सी चीज थी, एक ट्रिगर पॉइंट। बेटा अगेन टॉपिक क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला इज सिंपल बट द क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड। और ये तो एक MCQ थी। अब आप इमेजिन करो व्हेन देयर इज अ CRQ, क्या होगा आपके पास? CRQ में इतना लेंथी क्वेश्चन, उसमें ऐसी 10 चीजें शामिल हो गई। टॉपिक आता है, बच्चे को सवाल देखा, घूम गया, कहानी फिनिश। एक ही टॉपिक है, मैं उससे बोल रहा हूँ ना, एक ही टॉपिक है। जैसे व्हेन वी विल बी सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, एक टॉपिक है बैलेंस स्कोर कार्ड, शायद आपको याद होगा, F2 में पढ़ा हुआ है। मैं एक सवाल कराऊंगा, दूसरा आप करेंगे, तीसरा टॉपिक वही है, सिनेरियो चेंज है। क्या चेंज है? तो बेटा ये जो पेपर F5 है ना, स्टिल आई एम सेइंग इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी, बट इट्स व्हाट? कॉम्प्लिकेटेड। द टॉपिक इज सेम बट विद द पैसेज ऑफ सिनेरियोस, योर रिक्वायरमेंट्स, योर कंटेक्स्ट, योर टोन ऑफ आंसर, थ्योरी कितनी लिख रहे हैं, सब चेंज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो इस चीज से शायद घबराते हैं। क्या लिखा भैया? क्या थ्योरी होती है? अच्छा पहले ये तो बताओ, थ्योरी होती है? जब भी बोलो थ्योरी, एवरेज बच्चे के दिमाग में पता है क्या आएगा? रट्टा लगाना। यस और नो? एवरेज बच्चे के दिमाग में ये चीज आ जाएगी, सर किताब का कौन सी चीज या आपके नोट्स का वो पैराग्राफ याद कर ले, पेपर में आएगा लिख लेंगे, लिख ले, फायदा नहीं होगा उसका। क्योंकि बच्चे बेटा एक चीज प्लीज समझिएगा कि आप जो है ना ACCA का स्किल्स मॉड्यूल नहीं पढ़ रहे। आप पूरा नाम है, पूरा नाम क्या है? जो स्किल्स आपने सीखी हैं उसको क्या करना है? किसके ऊपर? केस के ऊपर। F5 इज अ प्योर प्रैक्टिकल पेपर। आपके पास रियल लाइफ की इंडस्ट्रीज नजर आ जाती हैं, सिनेरियोज नजर आ जाते हैं। एक फॉर्मेट पर इसका आंसर नहीं हो सकता मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे एक टॉपिक है लर्निंग कर्व, उसका फॉर्मूला है, कुछ भी सवाल आ जाए वही फॉर्मूला लगेगा, वेरिएंस कुछ भी आ जाए। ये जो मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई है ना, ये 100% पेपर में नहीं है, इन फ्यू टॉपिक्स। इन व्हाट? बट फ्यू टॉपिक्स आर स्टिल रूल बेस्ड। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा। हाँ, वेरिएंस का CRQ पता कैसे आता है? पार्ट A, कैलकुलेट द वेरिएंस व्हाटएवर द वेरिएंस इज। पार्ट B, पार्ट B में बोलेगा क्या करो? ऊपर वाले वेरिएंस को उस कंपनी के सिनेरियो के हिसाब से क्या करना है? डिस्कस करना है। नाउ द सिनेरियो इज चेंज्ड। ठीक है? अब पहला सवाल किसी और कंपनी का था, दूसरा सवाल किसी और कंपनी का, कैलकुलेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया, बच्चा बोलते हैं सीधा वेरिएंस, पेपर में उल्टा वेरिएंस दे दिया उसने, अजीब तरीके से घुमा दिया। टॉपिक इज सेम, टॉपिक इज व्हाट? जबकि कंसोलिडेशन में ऐसा नहीं होता, आप गुडविल में ऐसा नहीं करते। क्या करते? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ NCI, ये चीज होती है ना, सब सीधी सीधी फिगर्स दी हुई होती है। हाँ, कैश फ्लो बनाने 4-5, लेकिन अगेन उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट स्टिल इट्स अ रूल बेस्ड पेपर। यहाँ पर आपके पास क्या है, कुछ चीजों के आपको प्रिंसिपल्स नजर आ जाएंगे, कुछ सिनेरियोस के हिसाब से चेंजेस होती जाएंगी। दैट इज द पॉइंट। तो बेटा इस पेपर को पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा ना आपको मेच्योर लेवल की जो है ना वो थिंकिंग रखनी पड़ेगी। एक चीज को आपको अवॉइड करना है जो मैं आपको बोलूंगा, एंड दैट इज रट्टाफिकेशन। इस चीज को अवॉइड करना है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा बेटा ये याद रखो, इसका मतलब ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड याद रखो,
इसका मतलब है ये पॉइंट्स याद रखो। क्या याद रखो? जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, ये 4 पॉइंट्स याद रखो। अब 4 पॉइंट्स किताब की थीम में रटना नहीं है, पॉइंट्स ध्यान में होने चाहिए। और वो किताब और वो 4 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल पेपर में एज इट इज भी नहीं आएंगे लिखने को। वो 4 पॉइंट्स क्या करने होंगे आपको? केस पे अप्लाई करने होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, फ्लेक्स बजट। बेटा एक मिनट जरा सुनिएगा, कौन सा बजट मैंने बोला? फ्लेक्स बजट। एक सवाल है, विल बी डूइंग इन द क्लास, 11 या 12 नंबर का था, पूरा कैलकुलेशन, पूरी क्या कैलकुलेशन, 11 या 12 नंबर की इसकी रिक्वायरमेंट थी, फ्लेक्स बजट बनाना था, CRQ था। इसी तरह एक सवाल है, उसमें 3 नंबर की कैलकुलेशन है, कितने नंबर की? फ्लेक्स बजट। वो कितने नंबर की रिक्वायरमेंट थी? 11 नंबर की। ये कितने नंबर की है? 3 नंबर की। फिर 17 नंबर की थ्योरी पूछ ली। क्या पूछ ली? 17 नंबर की थ्योरी, इसमें ऐसा क्या लिखेंगे? थ्योरी इज वेरी इजी। पता है क्यों? अपनी तरफ से तो आपको कुछ लिखना ही नहीं है। थ्योरी में आपको क्या डिस्कस करना होता है? जो ऊपर उसने कंपनी का केस दिया हुआ है ना, उसी में से पॉइंट्स निकाल के अपने सिनेरियो के हिसाब से फिट करके आपको लिखना है। आई बात समझ में? दैट मेक्स डिफरेंस। उसमें डिफरेंस ही ज्यादा थी। अब ये 17 नंबर में सिर्फ फ्लेक्स बजट नहीं था, और भी 2 टॉपिक थे, खैर वो मैं डिस्कस करूंगा तो सवाल पे चले जाएंगे। दैट इज द डिफरेंस। आई बात समझ में? अच्छा, इसी तरीके से एक एक एरिया है लास्ट वाला। बेटा देखो क्या नाम है इसका? ये अमूमन बच्चों को, अमूमन, ज्यादा नहीं, ज्यादातर नहीं, कुछ बच्चों को अमूमन ये जो है ना मुश्किल लगता है। और मैं आपको बताऊं, दिस इज 100% ईजी। वाकई में इजी है। पता है कैसे? मैं आपको बताता हूं मुश्किल कहां है और आसानी कहां है। सबसे पहला बच्चे मुझे बताएं, एनीवन, और कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया करे, बोले परफॉर्मेंस मेजरमेंट। व्हाट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट? एनी आइडिया? ये तो परफॉर्मेंस को मेजर करना, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। Fair enough। हाँ, और कोई? नहीं, वो तो सही है, वो तो ऑब्जेक्टिव है। क्या परफॉर्मेंस मेजरमेंट? परफॉर्मेंस को मेजर करना, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, को लगा दूंगा तो वही लिखा हुआ है यार, इसमें क्या है? और कोई एनीथिंग? हाँ, एनालिसिस। देखो ये अल्फाज जब आप देख रहे हो, एनालिसिस, इवैल्यूएट, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंट्रोल, ये वो। जैसे इन अ सिंपल लैंग्वेज, जो भी कंपनी ने करना था वो कर लिया, परफॉर्म हो गया, ठीक है। उसको आप मेजर करने का मतलब होता है एनालाइज कर रहे हो कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। आपको एक आधे पेज की थ्योरी मिलेगी, कंपनी का सिनेरियो, आधे पेज का कुछ क्वांटिटेटिव फिगर्स मिलेंगी, और आपको बोला जाएगा असेस द परफॉर्मेंस, यानी कि तुमको जायजा लेना है, एनालाइज करना है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है या। मैं आपको बताऊं, इस किस्म का सवाल इंतहाई दर्जे का आसान है, बच्चों को मुश्किल लगता है। मैं बताता हूं मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू टाइप इन अंग्रेजी, पूरा का पूरा आंसर आपको इंग्लिश में लिखना होता है, हाँ या ना। एक चीज की आदत पड़ी है शुरू से, वो शायद रटाफिकेशन एलिमेंट या MCQs की प्रैक्टिस। इसमें पता है क्या है? अगर ड्राफ्टिंग स्किल्स आ गई ना थोड़ी सी, जो मैं सबसे पहले उस पर काम करता हूँ और फिर बच्चों को खुद यहाँ क्लास में लिखाता हूँ, तो खैर जब देखेंगे तो उसमें अगर वो ट्रिक आ गई ना, देन इट विल बिकम वेरी इजी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ होता क्या है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का क्वेश्चन सीधा होता ही नहीं है हमेशा, हर दफा। अगर तो इसका सवाल आता है, अच्छा खैर इसमें मैंने आपको बोला 6 अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, जिसमें से एक जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। आपको एक केस आएगा, बोलेगा आप कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करो, ध्यान से सुनना, और यकीन करो इसमें कॉमन पॉइंट्स जो किताब में लिखे होते हैं मैंने भी वही बताने हैं, लेकिन उसके बाद हर दफा कंपनीज चेंज होती है। कंपनीज क्या होती है? लेट मी गिव यू द एग्जांपल। देयर वाज अ केस वन टाइम, इसका था एक मेडिकल कैंप का केस था। इसका था, एक कंपनी है, उसने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लोगों की नजरों की जो है ना वो इलाज करने के लिए, आंखों के इलाज के लिए, पूरी कंपनी का केस दिया हुआ, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने हैं, ये वगैरह वगैरह।
नीचे लिखा है बैलेंस स्कोर कार्ड के जरिए से कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करना। क्या केस था, कंपनी का सिनेरियो क्या था, एक मेडिकल एनजीओ केस, ठीक है ना। एक दफा एक केस आया था अकाउंटेंसी टीचिंग कंपनी, आपके किट में क्वेश्चन भी होगा। वो एक इंस्टीट्यूट का केस था, मतलब एक इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीजें होती हैं, कोर्स स्टार्ट, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट, टेस्ट, ये वो पूरा का पूरा। यार यू पीपल आर स्टडीइंग इन स्कूल बचपन से, तो क्या आपको इसके बारे में नहीं पता, आगे बढ़े। क्या लिखा हुआ है, असेस द परफॉर्मेंस, एनजीओ, और दूसरा क्या है आपके पास, स्कूल का केस। एक दफा एक केस आया था अम्यूजमेंट पार्क का, किसका, अम्यूजमेंट पार्क का केस, कंपनी की परफॉर्मेंस मेजरमेंट करो। अब उसकी एक चीज मैं आपको बताता हूं विच इज वेरी सिंपल, पूरी किताब को खोल के देख लो, वो बात नहीं लिखी होगी क्योंकि वो उस केस में लिखी हुई। छोटी सी बात और कॉमन सेंस की बात है, यकीन करो कॉमन सेंस की। थिंक प्रैक्टिकली, प्लीज 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 बुकिश नहीं सोचना, थिंक प्रैक्टिकली। सवाल में लिखा था कि डायरेक्टर्स का बोनस मिलता है, क्या होता है, और अमूमन डायरेक्टर का बोनस होता है प्रॉफिट के ऊपर, किसके ऊपर, पिछले साल झूलों की मेंटेनेंस पे मान लो ₹1,00,000 थे, इस साल डायरेक्टर्स ने बोला नहीं खर्चा बचाना है, ₹40,000 खर्च कर दिया। तो क्या आप अपनी कमेंट्री में क्या लिख सकते हो, परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है, अच्छी है, क्यों अच्छी है, ध्यान से सुनो, अच्छी है बेटा, क्यों अच्छी है, पैसे बचाए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन जो इन्होंने ऐड किया ना, लेकिन लेकिन सर झूलों की मेंटेनेंस खा गए, क्वालिटी खराब होगी तो झूले एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे कंपनी का सॉरी किसी का हेल्थ एंड सेफ्टी नुकसान, कंपनी का इमेज खराब, ये सर नो, ठीक है, ये किताब में तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कॉमन सेंस। उस केस में से आपने पॉइंट्स पिक करने, ये सर नो, किताब में पता क्या लिखा हुआ है, किताब में लिखा है, खैर वो उसको छोड़ो, किताब में पॉइंट्स लिखे सिंपल, यार इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो, वो अभी इट्स नॉट अ डिस्कशन। इसी तरीके से देयर वाज अ केस ऑफ एन ऑनलाइन कंपनी, किसका केस था, एक कंपनी है ऑनलाइन ये प्रोडक्ट्स बेचती है। क्या आप लोगों ने कभी ऑनलाइन कंपनी विजिट की है, खुद की नहीं है, विजिट की है, कभी ना कभी मेरे ख्याल में आप लोग दराज को विजिट किया होगा, विंडो शॉपिंग की, अच्छा ये ओके, क्लिक क्लोज खत्म। यानी कि तुम्हें पता है ऑनलाइन सिस्टम कैसे रन होता है, ये सुनो, डेबिट क्रेडिट कार्ड से पैसे जाएंगे, प्रोडक्ट घर पे आएगी, कैश ऑन डिलीवरी होगा या कुछ भी है, व्हाटएवर, खत्म। यू हैव टू एनालाइज दैट सिनेरियो। इसी तरीके से ना सिनेरियोज, आपने कहीं ना कहीं वो चीजें देखी होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी। एक दफा केस आया था ब्यूटी पार्लर का, अब जेंट्स तो नहीं गए होंगे लेकिन बाल कटाने तो गए होंगे, तो इट्स अ सलून का केस जिसके अंदर जेंट्स लेडीज अलग अलग जो है ना उसके सेक्शंस बने हुए। अब वो क्या चीज है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस चीज है। कहने का मकसद क्या है, यू हैव टू कंसीडर इट प्रैक्टिकली। बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर किताब के कौन से पॉइंट उठा के लिख दें, अरे वो लिखने से कोई फायदा थोड़ी होगा, पेपर कौन सा है, केस स्टडी, पेपर क्या है, इट्स अ केस स्टडी, सो यू हैव टू थिंक वेरी प्रैक्टिकली। अच्छा ये तो हो गया बेटा परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बाकी जो डिफरेंट एरियाज है ना बच्चे, बाकी जो डिफरेंट एरियाज है उसमें आपके पास जो एमसीक्यूज हैं या केस ओटीक्यूज हैं, वो मैंने आपसे जैसे बताया कि रिवर्स कैलकुलेशन आ जाती है, चीजें बिकम मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड। हालांकि फॉर्मूला वही ब्रेक इवन का लगना था, सीधा नहीं लगना था, ब्रेक इवन यूनिट्स दिए, रिवर्स करके कंट्रीब्यूशन निकालता, उससे सेलिंग प्राइस, उससे प्रॉफिट, आई बात समझ में, सॉरी प्रॉफिट मार्कअप, व्हाट इज दिस, इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, टॉपिक इज सेम, सवाल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, दैट्स द सिनेरियो। हाँ, कई ऐसे सवालात हैं F5 में, इनफैक्ट आपको पेपर में भी आ जाएंगे, जो बिल्कुल सीधी सीधी कैलकुलेशंस हैं। तो अब अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं, सुनो, 100% में से पास होने के लिए तो आपको 50% चाहिए, और अगर वो 50% ही कॉम्प्लिकेटेड पेपर आ गया और 50% सिंपल आ गया, तो बच्चे ये तो चलो अटेम्प्ट कर लेंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, तो इस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बोलेंगे कि पेपर मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट मुश्किल, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको मुश्किल भी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स ही बोलूंगा मैं, ठीक है, एंड दैट इज द थिंग। और भाई एक सीधी सी बात ये, सीधी सी बात ये है, फिर उसके बाद मुझे एक और चीज, उसके बाद पढ़ाई शुरू। सीधी सी बात ये है, पढ़ने का तरीका, प्लीज कोई बच्चे ये ना पूछना सर कैसे पढ़े, किताब खोलो पढ़ो, सिंपल है। और पढ़ने का तरीका बताऊं सिंपल क्या है, आज क्या है, फ्राइडे, हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी पता नहीं, ये जब भी होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास से पहले फ्राइडे का काम रिवाइज होना चाहिए। फिर मंडे को जो पढ़ा है, अज्यूम करो मंडे के बाद नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे या वेडनेसडे जब भी है, उससे पहले सारा काम
दैट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच, दैट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच। सर किताब कौन सी पढ़नी है जी? कैपलान या बीपीपी? सॉरी सॉरी, किताब पढ़ते हो है? हाँ, अब बताओ कौन सी, कैपलान या बीपीपी? हाँ, बीबीबी। अच्छा गुरमीत गुरमीत, हाँ अच्छा बेटा एक मिनट, नोट्स सबके पास है? कोई ऐसे जिसको नहीं मिले? एक वहां पे कोई एक्स्ट्रा बचे? सबको हो गए? और किसको नहीं मिला? सिर्फ आपको नहीं मिला? उनको बोल देना। अच्छा एक्सक्यूज मी, इधर कैपलान या बीपीपी? कैपलान। देखो मेरी बात सुनो, एक बच्चा बोलता है सर मैं कैपलान पढ़ूंगा, तो कैपलान पढ़ ले भाई। एक बोलता है मैं बीपीपी पढ़ूंगा, तो बीपीपी पढ़ ले, लेकिन पढ़ ले, जो भी है उसको पढ़ लेना। एक बच्चा बोलता है सर नहीं हम स्टडी हब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? वो पढ़ लो, लेकिन पढ़ लेना, तुम्हारी मर्जी है भाई, जो भी पढ़ो, ठीक है। अब मैं बताऊँ फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है। या मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर सपोज मैं आपको F7 के हवाले से बात करूं, IS2, तो क्या तीनों में अलग हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग इज डिफरेंट। बीपीपी ने अच्छी खासी थ्योरी लिखी है, कैपलान ने थ्योरी स्केच बना दी है, स्टडी अपने मेरे, किसी ने स्टडी पढ़ा है कौन से पेपर का? F9। डू यू थिंक कि आपको स्टडी से सही समझ में आया? उन्होंने डिफरेंट चार्ट्स के जरिए से बनाकर दिए हैं ना चीजें, वो पढ़ लो भाई, दैट्स द पॉइंट, सिंपल। कोई एक सोर्स उठा लो, क्लासरूम का रजिस्टर, थ्योरी जो मैं कराऊंगा वो, प्लस एक काम करते हैं स्टडी हब भी पढ़ लो, क्या कर लो? सिंपल स्टडी हब, क्या प्लान जो करना है कर लो। लेकिन अच्छा स्टडी हब में से बेटा, स्टडी हब में से एक चीज मैं लाजमी बोल रहा हूं, और वो है आपके पास क्वेश्चंस। क्या है? स्टडी हब में आपके पास MCQs और OTQs वगैरह है ना, वो लाजमी करना है, ठीक है। अब क्लासरूम प्रैक्टिस के ऊपर बात करते हैं। लेक्चर नोट्स जो आपको मिल रहे हैं सो मिल रहे हैं। आपने कैपलान की किट लेनी है बेटा, किसकी किट होनी चाहिए? और बीपीपी की भी होनी चाहिए, एग्जाम किट। CRQs कैपलान से, MCQs सब जगह से, तीनों जगह से, बल्कि चारों जगह से। MCQs चारों जगह से। पहला ये जो मैं कराऊंगा हैंड आउट, दूसरा स्टडी हब, तीसरा ये जो तीसरा चौथा ये आपकी एग्जाम किट्स। बेटा MCQs और केस OTQs कहां से करनी है? MCQs केस OTQs सब जगह से, और कैपलान से। दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट, ठीक है। और बस, और कोई तरीका नहीं है। और पढ़ने का एक तरीका बेटा ये कि जैसे जैसे चीजें चल रही हैं, प्लीज उसको ये मत बोल देना कि नहीं यार अब मैं 10 रोजे के बाद पढ़ूंगा, फिर आप बोलोगे नहीं मैं ईद के बाद पढ़ूंगा, फिर आ जाएगा रिजल्ट, फिर कब पढ़ूंगा? रिजल्ट के बाद, फिर देखते देखते वहीं आ जाएगा, फिर आप बोलोगे अभी तक नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ लूंगा। तो इस तरह मत करना, सिंपल इज दैट। अगली क्लास में आने से पहले पिछला काम रिवाइज होना चाहिए। देयर इज अ सिंपल स्टडी पैटर्न फॉर एवरी पेपर, नॉट ऑफ F5, ऑफ एवरी पेपर। अच्छा एक ये बात थी, और दूसरी बात, एक्सक्यूज मी बेटा ध्यान से सुने, दूसरी बात बहुत काम की है इधर, बहुत ज्यादा काम की है, उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। सुनो, मुझे नहीं पता आज से पहले आपने कभी इस चीज को सोचा है, कंसीडर किया या नहीं, लेकिन बेटा एक चीज है, कभी किसी को बताना भी हो ना, ACCA में मैं F1 F2 F3 को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि शायद मेच्योरिटी लेवल कम होता है, स्किल से शुरुआत करो। एक चीज जो है ना वो बच्चे शायद मिस कर जाते हैं, और वो है ये क्या है? किस चीज का ऑब्जेक्टिव? पेपर का। मैं आपको एक मिसाल दूं, आप बेटा पेपर F7 पढ़ते हो ना, क्यों पढ़ते हो? क्यों क्यों पढ़ते हो? ये मत बोला सर ACCA का पेपर है, पासिंग रेट ज्यादा है इसलिए पहला लिया ताकि पास हो जाए, खत्म। नहीं भाई नहीं, पेपर F7 का मकसद क्या है? पेपर F7 का नाम क्या है? इसका मकसद ये है कि जिन लोगों ने आपको फाइनेंस दिया ना, शेयर होल्डर्स, उनको 1 साल बाद हिसाब देना है, हाँ है ना? यानी कि पेपर FR में आप एक इदारे में, गौर से सुनना बेटा, एक इदारे में, एक कंपनी में उस कुर्सी पे बैठे हो जिसमें आप किससे बातचीत कर रहे हो? शेयर होल्डर से।
आप हर डबल एंट्री बनाते वक्त एक ही चीज बोलोगे, यार ये चीज किसको रिपोर्ट होगी? शेयर होल्डर्स। तो आप F7 का पेपर इसलिए पढ़ रहे हो बिकॉज यू हैव टू रिपोर्ट। किसको रिपोर्ट करना? शेयर होल्डर्स को। सर आप F6 का पेपर क्यों पढ़ते हैं? सर हम F6 का पेपर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि लेट्स से दी कंपनी, मी एंड दी कंपनी, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहां कहां से पैसे आते हैं, कंपनी कहां कहां से पैसे आते हैं, ये मुझे पता है, इनको नहीं पता। कौन? तो इन्होंने अपने रूल्स बता दिए। तो मेरा काम क्या होगा? देखो मैं कितना कमाता हूं, आप कितना कमाते हो, आपको पता है, इनको, तो इनको बताने के लिए टैक्स के रूल्स उठाते हैं और फिर आप निकालते हो टैक्सेबल इनकम, जिसपे टैक्स वालों ने टैक्स की माफी दी हुई है, क्या बोलते हैं, टैक्स रिलीफ बोलते हैं, ठीक है। और जिन पे माफी नहीं दी हुई उस पे परसेंटेज लगाते हैं, बोलते हैं भाई हम इतना कमाते हैं और ये टैक्स हमारा बनता है, दैट्स इट। फिर उसको एक कागज के टुकड़े पे जमा करा देते हैं जिसको कहते हैं टैक्स रिटर्न। तो सर मकसद ये है कि वट एवर यू आर अर्निंग यू हैव टू। अच्छा यहां पर आप किससे बातचीत कर रहे हो? टैक्स अथॉरिटीज से। F7 में किससे बात कर रहे थे? दिमाग में एक चीज रखते हुए ना। इसी तरह F9 एक अलग स्टोरी है। बाकी F4 भी आप पढ़ते हो। F4 क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सर हम कारोबार करते हैं, बिजनेस में बहुत सारी जगहों पे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सर हमने कॉन्ट्रैक्ट में ना बहुत सारी चीजें लिख दी, अब इस वाली चीज की तशरीह क्या है, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है, कहीं मैंने ये कर दिया मुझ पर फाइन तो नहीं लग जाएगा? कंपनी स्टार्ट करना, कंपनी एंड करना, सर हर चीज में कानून। आपको लॉयर नहीं बना रहे, आपके बिजनेसमैन हो, और लेकिन उसको कानून का तो पता होना चाहिए ना। पाकिस्तान का कानून डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है, यूएई का डिफरेंट है, सऊदीया का डिफरेंट है। अच्छा सर हम जो है आते हैं अपने पेपर पे, ये क्या है, F5। सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? पेपर, पेपर का नाम क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसका मतलब क्या है बेटा? इट्स अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब मैं आपको एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, बच्चे प्लीज मुझे इसका आंसर कीजिएगा, एनी वन ऑफ यू, बट प्लीज आंसर मी। और वो ये मुझे बताओ, आपकी नजर में, बच्चे आपकी नजर में ये क्या है? व्हाट इज दिस, मतलब क्या है ये? क्या है? व्हाट इज परफॉर्मेंस? मैं पूछता हूं आपसे, आंसर करना प्लीज, कुछ बोलना जरूर। मैं कह रहा हूं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी, आपने क्या देख के बोला कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है? कुछ भी बोलो। नहीं नहीं कुछ, अरे डेटा, डेटा बहुत बड़ी चीज है, कोई डेटा बताओ, हाँ प्रॉफिट, इस तरह कोई इंडिविजुअल चीज बताओ। अच्छा एक मिनट, इन भाई ने देखा, इसने बोला भाई कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो कंपनी, कुछ और बताओ। चलो कैश भी लगा लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू कैश। बोला भाई कैश बढ़े, थैंक यू। बोला भाई कैश बढ़े, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरे ने बोला कि सर कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी ऊपर जा रही है। किसी ने बोला कि सर, वेरी गुड, इसने बोला सर वेस्ट कम हो रहा है, मटेरियल का वेस्टेज, तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। किसी ने बोला सर कॉस्ट हमारी कम हो रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। किसी ने बोला सर हमारी कंपनी की, ये क्या है, कम हो रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन सब चीजों को बोलते हैं केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है ना। बेटा आप इस पेपर में, F5 पेपर में ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो F7 में आप किन से बातचीत करते हो? 6 में किससे बात कर रहे हो? ये टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, टैक्स अथॉरिटी। डिपार्टमेंट तो कंपनी का होता है, वो टैक्स डिपार्टमेंट ही पेपर F6 पढ़ रहा है। वो टैक्स डिपार्टमेंट किससे बात कर रहे हैं? आप क्या पढ़ रहे हो अभी? F5। F5 यानी कि पीएम में आप किससे बात कर रहे हो? अपने डायरेक्टर से, और अपने जूनियर से, या अपने मैनेजर से। 3 लेयर्स है ना यार, ऑपरेशनल कोर, मिडिल मैनेजमेंट, आपके पास स्ट्रेटेजिक अपेक्स। तो ये जूनियर, मैनेजर, स्ट्रेटेजिक अपेक्स, अगर मैं जूनियर हूं तो मैनेजर से, मैनेजर हूं तो डायरेक्टर, फिर ये इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन ना। ऊपर से नीचे आपके पास ऑर्डर्स आते हैं और नीचे से ऊपर आपके पास सजेशंस जाती हैं, यस और नो? सो दैट इज द पॉइंट। यहां पर आप बेसिकली,
बेटा इट्स अ व्हाट, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन ना। तो या अच्छा मेरी बात सुनो, एक्सक्यूज मी, पेपर F5 में, ध्यान से सुनो बच्चे, पेपर F5 में आप किससे बात कर रहे हो? डायरेक्टर से, या कभी कभी किसी सेक्शन में आप खुद डायरेक्टर हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इधर ये सेक्शन आप पढ़ते हो ना कॉस्टिंग का, या जब आप ये पढ़ रहे हो डिसीजन मेकिंग, सो यू आर अ मैनेजर और अ डायरेक्टर, क्योंकि डिसाइड जूनियर नहीं करता। तो इधर तुम्हें ना बड़े लेवल की थॉट्स रखनी है। जब आप ये वाले थॉट्स रख रहे हो तो ये क्लरिकल थॉट्स भी काम आएंगी। जब आप ये वाला पेपर पढ़ रहे हो, सॉरी ये वाला सेक्शन पढ़ रहे हो परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो कौन सी थॉट होनी चाहिए? डायरेक्टर्स की, क्योंकि डायरेक्टर भी तो परफॉर्मेंस जज करता है ना। तो अपने किरदार, बेटा जब भी कभी कोई भी पेपर पढ़ा करें तो आप एटलीस्ट सबसे पहले ये पता लगाओ कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या रोल है। जैसे इस इदारे की बात करो, ठीक है, ये दानिश साहब है एडमिनिस्ट्रेशन, फहीम भाई एडमिनिस्ट्रेशन, वो बुल भाई है उनका काम प्यून का है, सर आपका काम पढ़ाने का है, उधर अकाउंट्स, हर इदारे में कुछ ना कुछ रोल डिफरेंट डिवाइडेड है ना, यस यस नो। तो इसी तरीके से हु आर यू एंड व्हाट रोल यू आर प्लेइंग। अब मेरी बात सुनो, ये जो मैंने अल्फाज बोले ना, ये सारे अल्फाज बेटा मैंने आपको बोले प्रैक्टिकल के, ठीक है, वरना इट इज वेरी सिंपल, चल बेटा हाई लो मेथड से वेरिएबल कॉस्ट निकाल, हो गया खत्म। पता ही नहीं है वेरिएबल कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं, यस और नो, सिर्फ इसलिए एमसीक्यू पास करने के लिए, इस तरह नहीं। तो बेटा थिंक प्रैक्टिकली, तो फिर शायद ये आपको जो पेपर है ना वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। नाउ अच्छा बेटा, अब ये हो गई कहानी, बहुत हो गई बातें, अब आ जाओ फॉर्मली पढ़ना शुरू करते हैं। लिसन, मैं सबसे पहले आपको कोई भी सेक्शन शुरू नहीं कर रहा, क्या बोला मैंने? कोई भी सेक्शन शुरू नहीं कर रहा। पता नहीं आपने F2 MA2 का पढ़ा होगा, मैं बिल्कुल अलिफ बेस से स्टार्ट कर रहा हूं, ABC से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, बहुत बुनियाद से, बेसिक से, फिर ऐसा ऐसा चीजें आ जाएंगी ताकि एक आध बेसिक्स में आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी भी मैच हो जाए। अब जी बेटा, अब एक हेडिंग लिखिएगा सारे स्टूडेंट्स अपने पास, बेसिक कॉस्टिंग, रजिस्टर में ऑनलाइन फिजिकल सारे बच्चे बेटा बेसिक कॉस्टिंग की एग्जांपल लिखिए, बेसिक कॉस्टिंग लिखिएगा। अच्छा ऑनलाइन बच्चे, बेटा मैं आपको ना चैट बॉक्स पे एक लिंक भेज रहा हूं, उस लिंक में हैंडआउट नंबर 1 है फिलहाल, फिर बाकी सारे हैंडआउट्स के लिंक आपको बाद में मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। इस वक्त बच्चों मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, उसको आप क्लिक करके जो हैंडआउट अभी मैं कराने जा रहा हूं वो डाउनलोड आप कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों आपके पास लिंक आ गया। नाउ बेसिक कॉस्टिंग, लिसन बेटा, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, अलिफ बे से, ताकि आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी आज ही मैच होनी चाहिए। नाउ लिसन बेटा, एक्सक्यूज मी, सबसे पहला पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉस्टिंग? कॉस्टिंग किसे कहते हैं? बेटा कॉस्टिंग का बेसिकली मतलब आपके पास होता है, कॉस्टिंग का बेसिकली मतलब होता है इसमें हिसाब किताब लगाना। क्या लगाना? बिल्कुल, आईएनजी है ना, एक प्रोसेस, आगे क्या लिखा? आईएनजी ना, कॉस्टिंग प्रोसेस। बेटा इधर सुने, एक मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस बाद में कर लेना, 2 मिनट रुक जाओ। बेटा सुने, बेसिक कॉस्टिंग में क्या चीज है, जैसे लेट से फॉर एग्जांपल आप यार ये एक प्रोडक्ट है, मुझे इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्या करनी है? 3 तरह से बिजनेस होता है ना, मैन्युफैक्चर, सर्विस और ट्रेड, खरीदो फरोख्त, तिजारत। सर आपके पास जो है ना ये प्रोडक्ट है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है इसमें मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, कुछ ना कुछ बिजली का बिल और रेंट, वो भी एस्टिमेट करूंगा, अंदाजा लगाऊंगा, जिसको ओवरहेड्स कहते हैं, फिर मैंने इसका हिसाब लगाना है। अब एक सवाल, जब भी आप कभी किसी कंपनी का हिसाब किताब लगाते हो, सवाल आंसर कीजिएगा कि क्या हिसाब किताब काम शुरू होने से पहले होता है या उसके बाद होता है? हिसाब किताब, बेटा हिसाब किताब तो काम शुरू होने से पहले होता है। अब आप सोचो आपको कहीं पिकनिक पे जाना है, तो हिसाब किताब पहले से लगाओगे ना, या 10 बंदे जा रहे हैं, 15 लोग जा रहे हैं, एस्टिमेशन करना शुरू करोगे। सुनो, अच्छा बजट मत बोलना अभी, बजट ही चलो बोल देते हैं, बजट उसमें फर्क है थोड़ा सा ना, बेसिकली आप बोल दो बजट को, मसला नहीं है, आप आपने हिसाब लगाया भाई बस का कितना खर्चा है, फार्म हाउस का कितना खर्चा है, खाने पीने का, तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो? हिसाब लगा रहे हो। सर एडवांस में किसी भी एक्टिविटी का हिसाब लगाना इज कॉल्ड व्हाट? कॉस्टिंग, सिंपल। तो बेटा ये क्या है आपके पास? एस्टिमेशंस, एस्टिमेशंस ऑफ कॉस्ट्स फॉर फ्यूचर एक्टिविटी। अब एक कॉस्ट में
बच्चों डू नॉट एम्बैरेस मी, आपको पता है, प्लीज आंसर कीजिएगा। एक कॉस्ट आती है ये, और एक क्या आती है, इनडायरेक्ट, पता है ना? ओके शुक्र, याद है ना, वेरी गुड। सर ये क्या बात कर दी आपने। ओके बेटा, एक कॉस्ट होती है डायरेक्ट, और एक क्या होती है आपके पास, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्यार से हम लोग बोलते हैं क्या, ओवरहेड्स बोला जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग प्यार से बोलते हैं क्या, प्राइम कॉस्ट। बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली। सर अब ये जो है ना, आपके पास कॉस्ट दो तरह की है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी क्या है बेटा आपके पास, इनडायरेक्ट कॉस्ट। एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इज द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज दी ओवरहेड्स। है आपके पास क्या है जी, ओवरहेड्स, ठीक है। अब बेटा सवाल, जब आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, जब आप कोई प्रोडक्ट क्या करते हो बेटा, मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसमें नॉर्मली आपके पास आती है कॉस्ट पर यूनिट। क्या आती है बेटा, जिसमें आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट एक्सपेंस भी लगा लो, ये लो, और ओवरहेड्स, ठीक है, ये तमाम चीजें। सर वट एवर द थिंग इज दैट, इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट। सवाल, इज इट रियल और एस्टिमेटेड? एस्टिमेटेड, 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 तभी तो कॉस्टिंग है। जब रियल आएगी और उसको मैं कंपेयर करूंगा तो वेरिएंस है, वो क्या आपके पास, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत सिंपल सी बात बेटा, ये आपके पास मैंने बताई है, ये कॉस्टिंग की। अब इसमें कुछ भी बात नहीं है टेक्निकल। अब एक चीज ये आंसर मुझे कीजिएगा, बल्कि लिखना और मुझे आंसर भी करना। बेटा एक हेडिंग लिखिएगा छोटी सी, मटेरियल, मटेरियल वेस्ट। जल्दी से बेटा एक हेडिंग लिखिएगा, मटेरियल वेस्ट या मटेरियल वेस्टेज। बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, आंसर करना है बस आप लोगों ने। सवाल, ये एक यूनिट है, कोई भी एक यूनिट है, उसको बनाने के लिए ना 7 kg चाहिए। कितना चाहिए, ध्यान से सुनना, क्या चाहिए, 7 kg। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना। कितने की चाहिए, 7। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बताया, प्रोडक्शन सुपरवाइजर ने, उसने बोला सर जब जब हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने जाते हैं ना, तो 2 किलोग्राम जाया हो जाता है। 2 किलोग्राम क्या हो जाता है, अच्छा। मैंने बंदा भेजना है खरीदने के लिए, परचेजिंग करने के लिए, कितना किलो मंगवाऊं, 9 किलो। क्यों, 7 kg मुझे चाहिए, और 2 kg उसमें से क्या हो जाता है, तो 5 किलो बच जाएगा। तो मैं उसको बोलूंगा भाई देख, अच्छा मेरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, 7 kg यू नीड, और 2 kg क्या है, वेस्ट। वेस्टेज का मार्जिन रखा आपने, तो बाजार से कितना खरीदा, ओके दैट्स इट। अब 1 kg मार्केट में 3 रुपए का है, कितना हो गया, 27। तो मैं ये बोलूंगा इस एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल का खर्चा कितना लगेगा, अंदाजे के मुताबिक, यस और नो। बाद में ऊंच नीच आएगी तो वेरिएंस पे एडजस्ट करेंगे। इज इट डन? यानी कि जितना माल आपको चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा मंगवा रहे हो, किसको कंसीडर करते हुए, वेस्टेजेस को। इज इट डन, यस और नो? तो मसले की बात, कैलकुलेटर ओपन करो सारे, ऑनलाइन बच्चे, फिजिकल बच्चे, बेटा इधर रेफरेंस जरूर दे दिया करें। और ये रेफरेंस है आपके पास हैंडआउट नंबर 1, और इसका सवाल नंबर 1, ठीक है बेटा, इसका सवाल नंबर 1 ये आपकी स्क्रीन पर भी है। और ऑनलाइन बच्चे बेटा, यू पीपल कैन इवन डाउनलोड इट। एंड ये रहा बेटा बेसिक क्वेश्चन नंबर 1। बेटा जो भी लिखा है मुझे नहीं पता, सॉल्व करके जरा दो जल्दी से, क्विकली क्विकली। ऑनलाइन बच्चे बेटा आंसर जरूर आप लोग निकालें, हाँ। आंसर आ गया जी बच्चों, बस क्विकली क्विकली आंसर था इसमें अच्छा एक चीज है, एक्सक्यूज मी, लेट मी क्लैरिफाई यू, ये कोई सवाल नहीं है,
सवाल नहीं है, हाँ? ये मजाक है, जोक, सीरियसली। क्योंकि आपके पास एक बड़े सवाल का ये छोटा सा हिस्सा होता है। आपके पास इस हैंडआउट में अगर एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, एग्जाम स्टैंडर्ड। तो मैंने आपसे पहले ही कहा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, छोटी छोटी एग्जांपल्स, फिर बड़ा सवाल, ठीक है? चलो बेटा इधर, क्या कुछ आंसर्स है? ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन, मैं अपना आंसर लिखता हूँ। मुझे कुछ बच्चों का आंसर 74.25 था, किसी का 75 था। यस और नो? अब एक काम करते हैं, गौर से सुनिएगा और कॉपी मत करना, जब बोलूं तब कॉपी करना। सुनो, सवाल पढ़ लिया आपने? ठीक है, अब जो पूछो आंसर। कितना किलो मटेरियल आपको चाहिए बेटा? आंसर नहीं। 13.5 किलोग्राम मुझे एक यूनिट को बनाने के लिए किलोग्राम चाहिए, नीड है। वेस्टेज कितना है? 10%। ध्यान से सुनो बेटा, मुझे मटेरियल की नीड थी कितना बताइएगा? 13 kg। फिर आपने इसके ऊपर ऐड किया क्या? 10%। बेशक 2 डिजिट्स में जो भी आंसर आ रहा है बताओ। 13.5 था, ओके सॉरी। अच्छा 13.5 हो गया बच्चे इधर। 10% आपने ऐड किया ना, बताओ कितना आ रहा है? 14 kg मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर 74.25। बिल्कुल गलत आंसर। आप लोगों ने ये किया था, उसको कट करो जल्दी से, शाबाश। ऐसे कट करो, ऐसे बड़ा सा क्रॉस लगा के। पहला सवाल वो भी गलत, इसका मतलब हम कामयाब होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बाकी बिकॉज वी हैव ट्राइड। और एक काम जरूर किया करें, एक्सक्यूज मी, जो मैं सवाल दूं ना जरूर लिखा करें, चाहे गलत चाहे सही। सुनो, कुछ बच्चे होते हैं वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, सर जब कराएंगे ना टीचर तो हम करेंगे, वो बहुत बड़ा नुकसान है। पता है क्या है? कुछ बच्चे को ये पता ही नहीं कि मुझे आता है या नहीं। अब देखो, जिन बच्चों ने ये किया, एटलीस्ट उनको ये पता लगा कि मेरा ये वाला पॉइंट सोचने का गलत था। अटेम्प्ट किया करें एंड देन हैव द फीडबैक। सही है बेटा? इज इट डन? कट कर दिया? अब सुनो, इधर बेटा, होता पता है क्या है कि जब आप मटेरियल के ऊपर बात करते हो ना, या किसी के ऊपर भी हम वेस्टेज के ऊपर बात करते हैं बेटा, इधर सुने, एक्सक्यूज मी, एक चीज होती है परचेज। क्या होती है बेटा? परचेज। आप जब परचेज करोगे ना, तो वो वेस्टेज एलिमेंट को दिमाग में रखते हुए करोगे। एग्री करते हो? हाँ या ना? मुझे पता था ये आंसर गलत होगा, क्योंकि ये व्हेन आई यूज्ड टू टीच MA1 MA2, उन बच्चों को ये समझाते थे बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से, वही अप्रोच लगा रहा हूं। इधर देखें, सवाल में क्या लिखा है? इट नीड्स 13.5 kgs, यानी कि मुझे लॉस वॉस निकालने के बाद कितना चाहिए? 13.5। बेटा एक बात ध्यान में रखना, एंड इट्स वेरी सिंपल पॉइंट, वट एवर यू आर परचेजिंग इज ऑलवेज 100%। जो आप खरीदते हो वो क्या है? 100%। या मैं और बच्चों वाले तरीके से लिखता हूं, ये लो, वेट वेट, ये क्या लिखा है? इनपुट। फिर क्या होगा? लॉस या वेस्ट। और फिर क्या आ जाएगा? आउटपुट। इधर सुनो, तमाम लॉस निकालने के बाद आउटपुट आता है, यस और नो? और जो इनपुट होता है बेटा, ये एक्चुअली में इनपुट परचेज कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट परचेज। वेरी सिंपल बच्चों वाले अंदाज में। इधर सुनो बेटा, इधर देखो, ये सरारिस यहां पर हमें सवाल में क्या दिया हुआ है? कितनी नीड है? और उससे पहले जो आप इनपुट देते हो ना, इनपुट एंड देन लॉस एंड देन आउटपुट, हाँ या ना बेटा? इनपुट इज 100%, हम यही बोलते हैं ना, अपना 100% इनपुट दो, दैट्स द पॉइंट। तो परचेज या इनपुट हमेशा क्या होता है? ये फिक्स है, खत्म, दूसरी बात ही कोई नहीं है। डन हो गया भाई? जैसे आप पढ़ रहे हो, मैं आपको क्या बोलूंगा? बेटा अपना 100% इनपुट करो, दैट्स इट। तुम्हें लॉस कितना परसेंट है? 10%। इसका मतलब आउटपुट क्या है? और ये जो आउटपुट है ना बेटा, इस आउटपुट को ही बोलते हैं नीड। क्या बोलते हैं? और अब आप मुझे ये बताइएगा, तमाम लॉस निकालने के बाद, क्या बोला मैंने? तमाम लॉस निकालने के बाद कितना किलो चाहिए आपको? 13.5 यहां पर है, एक तरफ केजी एक तरफ परसेंटेजेस है, यस और नो? मैथमेटिक्स का बुनियादी उसूल, जहां पर होते हैं डिवाइड करते हैं, जहां जाना है वहां मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब बेटा 13.5 अपने आप में कितना परसेंट है?
90 एंड वी नीड दिस थिंग, ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या करूंगा 100, तो मैं इसको करो 15 kg आ जाएगा, तो मैं बाजार जाके कितना खरीदूंगा 15 किलोग्राम, और एक कितने का बेटा 5 का था, सो द आंसर इज, अब प्लीज ये मत बोलना सर इसको राउंड ऑफ कर लूं, बेटा वो अप्रोच ही गलत थी, ठीक है ना, वो अप्रोच ही गलत थी, एंड दैट्स 75 इज योर एक्यूरेट आंसर ऑफ डीएम कॉस्ट पर यूनिट। बेटा अब पता है बच्चों ने गलती क्या की थी, आपने ये क्या था कि जो फिगर अवेलेबल है ना उसी के ऊपर परसेंटेज लगाओ, ये सीधी सोच थी रेटिफिकेशन वाली, ऑन अ सीरियस नोट। लेकिन अब देखो सिंपली मैं आपको क्या कह रहा हूं, वेन एवर यू इनपुट समथिंग दैट्स हमेशा क्या, दैट्स 100%, ठीक है, और ये फिलोसफी अपने जहन में रखिएगा, कॉपी करो जल्दी से, जल्दी कॉपी करो, वो कोई सवाल नहीं है भाई, बेसिक्स है, ठीक है, कॉपी कीजिए बेटा बट अटेंडेंस शीट पास कर देना। जी बेटा इज इट डन? अच्छा अब आप मुझे फिर से रिपीट करें इधर, एक्सक्यूज मी, सवाल में क्या लिखा हुआ है, इट नीड्स, बेटा तो गौर से सुनेगा, इट नीड्स। अब आप सोचो एक क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो मटेरियल कॉस्ट गलत हो जाएगी ना, मटेरियल कॉस्ट गलत होगी, कॉस्ट गलत होगी, सेलिंग प्राइस गलत होगी, तो एक एमसीक्यू गलत हो गई, 2 नंबर कट गए, फिर 98 आएंगे आपके, फिर 96, फिर इस तरह कम होते होते हैं। तो एनीवेज, तो सवाल में क्या लिखा है बेटा, एक्सक्यूज मी, स्टार्टिंग में क्या लिखा है, इट नीड्स, मुझे 13.5 kgs चाहिए आफ्टर ऑल द लॉसेस, और लॉस कितना है, इसका मतलब 10% लॉस निकालने के बाद ये 90% बनता है, दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आ जाए बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 में, बच्चों लिख लिया तो वो, चल अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिएगा अपने पास लेबर। अच्छा लेबर की भी एक वेस्टेज होती है बेटा, लेबर की भी एक वेस्टेज होती है, जिसको हम लोग ये कहते हैं क्या, आइडल टाइम, एंड द सेम कॉन्सेप्ट इज दैट, बेटा मेरी बात सुनो, व्हाट इज आइडल टाइम, ये बचपन में हमें 1 में पढ़ा हुआ था। आइडल टाइम, अब यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है, यहाँ पर इट्स अ नॉर्मल थिंग, क्या है आइडल टाइम कितना है कैलकुलेट का, ठीक है, उधर बच्चों को समझाते थे, एम्प्लॉय कुछ नहीं कर रहा फिर भी पैसे दे रहे हैं, हाँ है ना, डायलॉग बना के। अब व्हाट इज आइडल टाइम, एम्प्लॉय कुछ कर नहीं रहा फिर भी पेमेंट दी जाती है। सो इसको हम लोग बोलेंगे सबसे पहला पॉइंट, टोटल टाइम, बेटा जहन में रखिएगा, टोटल टाइम इज ऑलवेज क्या, 100%, जिसकी आप पेमेंट कर रहे हो ना, पीछे वाले सवाल में आपने कितने केजीज की पेमेंट की थी, तो 15 केजीज क्या है 100%, तो जो आप लेबर को पेमेंट कर रहे हो ना बेटा वो टोटल है, वो टोटल हमेशा कितना परसेंट होगा 100%, और इस टोटल के अंदर यू विल बी हैविंग एक चीज जिसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, आइडल टाइम, और दूसरा क्या होगा, एक्टिव या प्रोडक्टिव टाइम, यस और नो, दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट, ठीक है। अब आपको मजीद समझाने की जरूरत नहीं है, द सेम प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड, बस वो किलोग्राम से हटके क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 2, अटेंड कीजिएगा।
टू मेक 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इट रिक्वायर्स 19 आवर्स। बेटा एक सेकेंड, मुझे चाहिए 19 आवर्स, मुझे चाहिए, इसका मतलब ये टोटल नहीं हो सकते। ये क्या है? एक्टिव आउटपुट सारा कुछ मुझे मुझे एक्चुअली में तुम्हारे 19 घंटे चाहिए, सुनो, लेकिन एस्टिमेशंस में आया कि 5% का क्या है, इसका मतलब ये कि बेटा आइडल टाइम 5% का निकालने के बाद मुझे आपके 19 घंटे एक्टिवली चाहिए। तो ये जो 19 घंटे ये अपने आप में कितना परसेंट है? 95%। दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट। तो बेटा अब वो मैं बच्चों वाले कॉलम नहीं बना रहा, इस तरह ना बच्चों को समझाते हैं, ठीक है? आप बड़े हो गए हो बेटा, अब आपको कितने घंटे चाहिए बताइएगा? 19 आवर्स चाहिए, और 19 आवर्स चाहिए बेटा आपको आफ्टर 5% आइडल, ठीक है? तो इसका मतलब ये अपने आप में कितना हुआ? 95%। तो बच्चे मुझे छोटी सी बात बताओ, अच्छा फर्क क्या है? F2 में बोलते थे आइडल टाइम इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, हाँ या ना? एमसीक्यू सही हो गई। इधर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है? पैसे कितने देना ये बताओ, हिसाब किताब लगाना। तो यू विल बी हैविंग 19 डिवाइडेड बाय क्या करूं? मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे बन जाएंगे? 20 आवर्स। ये क्या है? टोटल आवर्स ना, तो वो बता टोटल टाइम है। और 1 घंटे का आर्ली रेट कितना है बेटा आपके पास? आर्ली रेट इज $3, सो $3 एंड इट वुड बी कितना? 60 पर यूनिट, यानी कि डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर की बेटा क्या आ गया आपके पास? कॉस्ट पर यूनिट 60, ठीक है? बहुत बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स है। मैं कोई सेक्शन या टॉपिक अभी नहीं उठाया, थोड़ी सी बेसिक्स चल रहे हैं, वो जब टॉपिक आएगा पूरी पूरी हेडिंग आएगी। अच्छा बच्चों, मैंने हैंडआउट में एक और चीज रखी हुई है अगेन, जो कि आपने 3 दफा पढ़ी हुई है MA1 MA2 F2 में, एंड दैट इज हाइलो मेथड। क्या पढ़ा है? अब यहाँ पे आ जाओ, एक सवाल है लाइफ साइकिल का, लाइफ साइकिल का एक क्वेश्चन है, उसके अंदर हाइलो मेथड है, जबकि F2 में ये एक टॉपिक होता है, यस और नो? यहाँ पर क्या है? एक पार्ट। तो छोटे छोटे एरियाज पढ़ने के बाद आप एक बड़ा सवाल जो है ना वो उस लेवल पे पहुंच पाएंगे, ठीक है? नाउ बच्चे, आप अपने पास हेडिंग लिखिएगा सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स, एंड दैट इज हाइलो मेथड्स। हाइलो मेथड्स, जी बेटा हाइलो मेथड क्या चीज है? एक्सक्यूज मी, हाइलो मेथड क्या होता है? हाइलो मेथड में क्या करता है? हम लेते हैं पास डाटा। क्या लेते हैं? पास माजी का डाटा लेते हैं। अच्छा माजी का डाटा, मैंने अपने मैनेजर से मशवरा किया, मैंने बोला कितने पास्ट में जाऊं? पास्ट में तो हजारों साल है। उसने बोला नहीं, अपनी कंपनी का एक काम करो सर, अपनी कंपनी के 5 साल ले लो। कितने ले लो? 5 साल। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है ना? ये चल 3 साल ले लो। ईयर 1 में 1000 यूनिट्स बनाए, ईयर 2 में 2000, ईयर 3 में 5000। ये सुनो, हाइलो मेथड का मतलब होता है पास को एनालाइज करना। इसको एनालाइज करना। मैंने बोला 3 साल ले लिया, फिर मैनेजर ने बोला बोला सर ये हाइलो मेथड है। मैंने बोला तो, बोला एक लेते हैं दी हाईएस्ट और एक क्या लेते हैं? दी लोवेस्ट। दी हाईएस्ट दी लोवेस्ट, ठीक है? ये उठा लिया भाई। अब हम 2 एक्टिविटी लेवल उठाएंगे हाइलो मेथड में से, और हम क्या करते हैं बेटा, आपके पास एक कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, और एक होती है टोटल कॉस्ट यानी कि मिक्स कॉस्ट। तो अब इसमें क्या होता है, हाइलो मेथड से जो आपकी टोटल कॉस्ट है, उस टोटल कॉस्ट में से आप क्या करते हो बेटा? सेपरेट करते हो। क्या सेपरेट करते हो? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। सर इस हाइलो मेथड में बेटा, हाइलो मेथड में बच्चे, हाइलो मेथड में आप क्या सेपरेट करते हो बताओ? फिर आपको क्या होगा सेपरेट करके? सर सेपरेट करके मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं। टोटल कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, ध्यान से सुनिएगा, कितनी कॉस्ट है? 1,00,000, जिसमें से 40,000 वेरिएबल है, 60,000 फिक्स्ड है। ये सेपरेट करके मुझे क्या करना है? नहीं, ये सेपरेट करके मुझे कॉस्टिंग करनी है, और कॉस्टिंग हमेशा होती है फॉर द फ्यूचर, यानी कि मैं पास का डाटा उठा रहा हूं और फ्यूचर की क्या कर रहा हूं? कॉस्टिंग कर रहे हैं। सो आपने पास्ट डाटा उठाना है, पास डाटा उठाना है, सेपरेट करना है कि इस चीज को, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को, और फिर उसके बाद बेटा आपने क्या करनी है? आपने करनी है कॉस्टिंग फॉर द फ्यूचर एक्टिविटी।
लिखो बेटा इस तरीके से, कॉस्टिंग फॉर द कॉस्टिंग फॉर द फ्यूचर एक्टिविटी, कॉस्टिंग फॉर द फ्यूचर एक्टिविटी। मैं बल्कि छोड़ो, साथ ही कर लेते बेटा। हाई लो मेथड, कुछ फॉर्मूला याद है, भूल गए? याद है क्या होता है? अच्छा, मैं बच्चों की तरह फॉर्मूला नहीं लिखूंगा इसमें भी, बच्चों की तरह। अगर बच्चों को पढ़ा है ना MA1 MA2 को, तो उसमें वो फॉर्मूला आराम आराम से लिखा है। अच्छा, फॉर्मूला शॉर्मूला कुछ नहीं। सबसे पहला पॉइंट आपको निकालना होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 3, मेरे साथ साथ रहिएगा, इधर आओ। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लेना। जी बेटा, सवाल पढ़ लिया आपने? सबसे पहले एक्सक्यूज मी, आपको बेटा हाई लो मेथड यूज करना है, तो ये दरमियान वाली तो हम कट कर देंगे, यस और नो? एक्सक्यूज मी, जो पूछूं उसका आंसर करना। व्हाट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी? 22,900 यूनिट्स, यस और नो? व्हाट इज द लोवेस्ट? तो मुझे निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। एक्सक्यूज मी, क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट। एक्सक्यूज मी, क्या निकालना है? यानी कॉस्ट ऊपर यूनिट नीचे, कॉस्ट पर यूनिट। एक्सक्यूज मी, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऊपर यूनिट नीचे। तो सर अब आपको यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या करना होता है? सबसे पहले बेटा हमें निकालना होता है यहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरी सिंपल बेटा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कितनी एक्टिविटीज लेते हो? दो, हाईएस्ट और लोवेस्ट। उनकी कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनके यूनिट्स का डिफरेंस, कॉस्ट पर यूनिट। तो सर बेटा यहां पर कॉस्ट ऊपर और यूनिट्स नीचे, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे आ जाएगी? मुझे जरा फिगर्स बता दे जाइएगा। 216,300 माइनस 195,230। सर ये हो गया आपके पास वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनके यूनिट्स 22,900 और 19,890। आंसर 7। बेटा ये क्या है? ये तुम्हारी हो गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हाँ या ना? ये हो गया ठीक है बेटा, एक्सक्यूज मी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट स्टेप होता है फिक्स कॉस्ट निकालना। क्या निकालना? बेटा अब मेरी बात ये पहले सुनिएगा। सर यहां पर आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है। हाईएस्ट, कोई एक एक्टिविटी सेलेक्ट करो, हाईएस्ट या लोवेस्ट, कुछ भी बोल दो। हाईएस्ट, चलो हाईएस्ट। लोवेस्ट करोगे उससे भी वही आंसर आना है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हर दौर में क्या होगी? सेम होगी। मैं सेलेक्ट कर रहा हूं हाईएस्ट एक्टिविटी, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो बेटा मैंने यहां पर ले लिया सेलेक्टिंग, बेटा इधर क्या सेलेक्ट कर लिया? सेलेक्टिंग व्हाट? हाईएस्ट एक्टिविटी। और इधर देखिएगा बच्चे, इधर आपके पास होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, अच्छा टोटल कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट में बेटा एक आती है मेरे पास फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यस और नो? यही है ना बेटा? मैंने कौन सी एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट की बताइएगा? हाईएस्ट एक्टिविटी, यस और नो? तो मैं इधर फोकस करना है, एक मिनट, मैं इस हाईएस्ट एक्टिविटी पर फोकस कर रहा हूं। इस हाईएस्ट एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट बताओ बेटा कितनी है? 216,300 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, नहीं पता, वही निकालनी है सर। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 7। यूनिट्स कितने थे? 22,900। यही आंसर आ रहा, सॉरी ये चीज की आपने? बेटा जरा मुझे अब एक काम करके बताओ, 216,300 इज इक्वल टू FC प्लस ये बताओ 160, ओके 160,300, उसको वहां माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? 56,000। अच्छा अब बच्चों मुझे एक बात बताओ,
जब मैंने माजी का डाटा एनालाइज किया, व्हेन आई एनालाइज्ड पास्ट डाटा, रिपीट वंस अगेन, बेटा जब मैंने पास्ट डाटा को एनालाइज किया तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट कितनी मिली है? 7। फिक्स कॉस्ट कितनी मिली है? ये कहाँ की कॉस्ट है? पास्ट की, फ्यूचर की है? पास्ट की है। और हाइलो मेथड पता है क्या अज्यूम करता है? कहता है जो माजी में हुआ है दैट्स लाइकली टू बी कंटिन्यूड। और फिर एक होती है लिमिटेशन, हम बोलेंगे नहीं यार हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो दैट्स अ लिमिटेशन, सेपरेट स्टोरी। खैर हाइलो मेथड अज्यूम्स दैट जो माजी में हुआ है वही फ्यूचर में भी हो सकता है। सिंपल, एक यूनिट की कॉस्ट आ गई 7 रुपए, फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 56,000। अब सवाल में आओ, क्या लिखा हुआ है? व्हेन एक्टिविटी लेवल एक्सीड, जब आपकी एक्टिविटी 23,800 को क्रॉस कर जाती है तो एक क्या आ जाती है? कितनी है? 7,800। ओके सर, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट कब की? क्या ये 29,900 यूनिट्स मेरी उस रेंज को क्रॉस कर रहे हैं? हाँ जी सर। ओके, तो बेटा अब आप मुझे एक छोटी सी बात ये बताइएगा, हमारे पास ये दो चीजें आ गई हैं। नाउ वी नीड टोटल कॉस्ट। क्या चाहिए बेटा? टोटल कॉस्ट फॉर कौन सी एक्टिविटी? 29,900 यूनिट्स, हाँ या ना? बेटा फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, टोटल कॉस्ट वाला। तो लेकिन सर टोटल कॉस्ट फॉर 29,900 यूनिट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट फिक्स कॉस्ट आएगी। जी सर आएगी। कितनी? वेरिएबल कॉस्ट आएगी, हाँ जी, 7 × 29,900, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है, यूनिट्स के हिसाब से वेरी करेगी। लेकिन यहाँ पर ना एक और कॉस्ट भी आएगी, कौन सी? 7,800 है। टोटल करो 1। यकीन करो ये मैं पढ़ा नहीं रहा, ये सिर्फ क्या हो रहा है, ये रिवाइज हो रहा है। पढ़ाई मैंने आपको सिर्फ एक चीज थी कि पढ़ने से पहले पेपर का ऑब्जेक्टिव समझो, ठीक है? इसको कॉपी करो जल्दी से। वो बेटा अटेंडेंस शीट वहां पहुंची, अटेंडेंस शीट उनकी हो गई अटेंडेंस बराबर है। और वहां पे वॉइस नोट है आपके पास, इससे हो गई? हाँ, रखो एक मिनट। हाँ यही है, यही आ रहा है ऑप्शन क्या? आपका क्या आंसर आ रहा है? बी। ओके, ये लो। देखो, लेवल शायद आपको पता है, F2 में हो सकता है कि आपको इस किस्म का सवाल आ जाता होगा या कुछ नहीं, लेकिन F5 में एक सवाल का क्या होता है, एक पार्ट होता है, तो थोड़ा थोड़ा एरिया आपके पास बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इज इट डन? ओके, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आप अटेम्प्ट करो, जो भी है। अम, इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करो। ऑनलाइन बच्चे बेटा सारे हैं, सॉल्व कीजिए सर।
जी बच्चों कुछ आंसर है, आंसर आना चाहिए सही गलत, कोई ऑप्शन में है? ये ऑप्शन ई है, बास बच्चों को ऑप्शन ई भी आ जाता है ना, अपना आंसर लिखेंगे।
ऐसा भी हो सकता है जी। ऑप्शन ऑप्शन ए आ रहा है लेकिन लेयर टू वैल्यू आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, चलो देख लेते हैं क्या इसमें। मैं ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए सही नहीं है। ऑप्शन एक्सक्यूज मी, सबसे पहला पॉइंट इधर, मैं बेटा एज इट इज सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। बेटा सबसे पहले काम करना, मुझे एक्टिविटीज बताना। छोड़ो ये मेरे से, 18,000 और 10,600। बेटा इसकी कॉस्ट कितनी है? 155 400। इसकी कॉस्ट कितनी है? 230 500। सही है। अच्छा बेटा मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा कि आपके पास ये इस सवाल में बेटा इस सवाल में जरा गौर से देखिएगा। देयर इज अ स्टेप फिक्स कॉस्ट अमाउंटेड 8500। आगे का लफ्ज लिखा है, गौर से सुनिएगा। व्हेन एक्टिविटी लेवल एक्सीड्स 17,000। क्या बोला? व्हेन एक्टिविटी लेवल एक्सीड्स 17,000 यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब आपकी एक्टिविटी 17,000 यूनिट्स को क्रॉस करेगी, एक्सीड करेगी, तो स्टेप फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? डन है? हाँ या ना? ओके, अब ये मुझे बताइएगा, इस सवाल सॉरी इसमें दो चीजें हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अच्छा ये देखो, एक्सक्यूज मी बेटा, ये जो 18,000 है ये 17,000 के क्रॉस ही किया हुआ है, 17,000 को क्रॉस ही किया हुआ है। तो इसमें आपके पास तीन चीजें हैं। इसमें क्या है बेटा? आपके पास तीन चीजें, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट, और एक क्या है बेटा? स्टेप फिक्स कॉस्ट। कितनी है? हाँ है ना? एक छोटी सी बात बताऊं, बुनियादी बेसिक क्लास 9 10 वाली बुनियादी बात है जो यहाँ पर प्रॉब्लम, क्योंकि कैलकुलेशन में आपके पास कॉस्टिंग में कैलकुलेशंस भी हैं। बुनियादी बात, जब भी आप हिसाब लगाते हो ना, क्या लगाते हो? तो बेटा हिसाब किताब लगाने से जब आप डिवाइड करते हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए। रिपीट, क्या बोला मैंने? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फीचर्स सेम होने चाहिए। इस कॉस्ट में दो चीजें सेम है, इसमें दो चीजें सेम है, एक चीज बस इसमें अलग है, और वो क्या है? तो जब स्टेप फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो पहले इसको कटाओ, साइड पे लगाओ, माइनस करो। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर इसमें मैं 230 500 में 8500 माइनस करूं, आंसर 222 बेटा मुझे एक छोटी सी बात बताना, बेटा इधर एक्सक्यूज मी, इस 222 में कितनी चीजें हैं? कौन कौन सी? फिक्स कॉस्ट, और उधर भी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। अब हाइलो मेथड लगेगा। बेटा हाइलो मेथड लगेगा जब आपके पास कॉमन फीचर्स होते हैं। ये तो अनकॉमन है, ये 8500 इस वाली एक्टिविटी में है, 18,000 वाली एक्टिविटी में, 10,000 वाली एक्टिविटी में नहीं है। तो हाइलो मेथड उन एक्टिविटीज पर लगता है जिनमें आपके पास क्या होगा बेटा? कॉमन एलिमेंट होगा। क्या होगा बेटा? कॉमन एलिमेंट। तो अब आप बच्चे क्या काम करोगे? अब आप बच्चे निकालोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वो कैसे आएगी? 222 माइनस 155 400 डिवाइडेड बाय 18,000 माइनस 10,600। आंसर दे बेटा, 9 पर यूनिट। ये 9 पर यूनिट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हाँ या ना? दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट। बेटा भाई आई हैव डिडक्टेड दैट 8500, क्योंकि वो जो 8500 है वो क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो डिवाइड में रूल नहीं बनता ना। अब आप सोचो एक मिनट, ये 222 की जगह पे अगर मैं ये लिख देता 230 500, जिन बच्चों का आंसर ए आया था उन्होंने ये किया था। सही है। अब आप देखो, गलत कैलकुलेशन के हिसाब से ऑप्शन भी डिसाइडेड हुआ है, ऑप्शन ए। तो जिन बच्चों ने, अब आप सोचो इसमें कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, वो प्रिंसिपल ही खराब हो गया, तो ये आंसर गलत हो जाता। ये हो गया बेटा 9 पर यूनिट। नाउ मूव नेक्स्ट। अब क्या करना है? कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है? हाईएस्ट या लोवेस्ट, कोई भी सिलेक्ट कर लो। ये लो, सेलेक्टिंग हाईएस्ट एक्टिविटी, सेलेक्टिंग हाईएस्ट एक्टिविटी
टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या, यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा हाईएस्ट एक्टिविटी की, ये रही ना, अब आपको इस पे फोकस करना है बस। 222,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 18,000। अच्छा ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, आंसर देना बेटा 60,000, ऑप्शन ए है ना, डी। अच्छा और सॉरी ऑप्शन डी हो गया ये बेटा। ये जो आपके पास है ना 60,000, इसको क्या नाम दिया हुआ है, कॉमन फिक्स कॉस्ट। बेटा कॉमन फिक्स कॉस्ट क्यों, क्योंकि ये एक्टिविटी पहली में भी और, लेकिन दूसरी में एक अनकॉमन फिक्स कॉस्ट भी है, वो कितनी है 85, लेकिन कॉमन कितनी है 60,000। कॉपी करें सर। अच्छा ऑनलाइन बच्चे फिजिकल बेटा जस्ट अ मिनट, मैं आपको बस अभी ऑफ ही कर रहा हूं, सुनो मैं जरा शेड्यूल कंफर्म कर दूं, जस्ट अ मिनट, लॉग आउट नहीं करना ऑनलाइन बच्चे, एक मिनट रुकिएगा। जी बेटा इज इट डन, ठीक है। अब हमारी अगली क्लास जो होगी ना वो मंडे 9:30 से 12, सही है। ऑनलाइन बच्चे बेटा ये देख लीजिएगा, लिंक वगैरह आप वो एडमिनिस्ट्रेशन से ले लेना, ठीक है। 9:30 से 12 मंडे को क्लास है, फिर फर्दर शेड्यूल फाइनलाइज आपको मंडे को बता देंगे, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज।